नमस्कार। जय श्री राम। आज हम इग्नू के ब्लॉक एमपीएस 4 के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले में डेविड ईस्टन के जनरल सिस्टम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। जो डेविड ईस्टन का जनरल सिस्टम थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस का, तो इसी के बारे में जो बात की जा रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को पहले समझने के लिए हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहा गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम को ईस्टर्न ने इस प्रकार देखा कि ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह है। जो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया पॉलिटिकल सिस्टम का, इसकी शुरुआत बायोलॉजी से ही होती है। तो बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे ह्यूमन बीइंग एक सिस्टम है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ह्यूमन जो बॉडी है वो फंक्शन करती है। वेल जनरलाइज फॉर्म में हम कहें तो एक ह्यूमन जो अलाइव ह्यूमन बीइंग है वो अपने सारे काम को कर सकता है। ब्रेन का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है, और सभी फंक्शन करते होने चाहिए और सभी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम जो है सिमिलरली टू बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने ह्यूमन सिस्टम की बात की है। ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक अ ह्यूमन बॉडी, तो लाइक अ ह्यूमन बॉडी का मतलब है कि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम हो हम एनिमल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट एज अ बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स है, अब कोई भी बॉडी हो, यहाँ हम ह्यूमन बॉडी को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दैट वर्क्स टुगेदर टू कीप द पर्सन अलाइव एंड वेल। अ पॉलिटिकल सिस्टम हैज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो उसी तरह से जैसे ह्यूमन के बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अपना काम करते हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम की हम कल्पना करें तो सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं? कोर्ट है, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है। ये सभी साथ में काम करते हैं टू मैनेज द सोसाइटी। तो ये जो सिस्टम है वो रिसीव करता है इनपुट, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फ्रॉम पब्लिक से, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, पॉलिसी और डिसीजन। तो यहाँ हम इनको अभी डिटेल में समझेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है, फीडबैक क्या है। तो जो डेविड ईस्टन का सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसमें सभी बातों को समझेंगे। ये जो सामने आप स्क्रीन पर इंग्लिश में ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो देख रहे हैं, इसका हिंदी वर्जन भी और अंग्रेजी भी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ अवेलेबल होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो जनरल पॉलिटिकल सिस्टम की जो कल्पना की गई है उसमें इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक, अब फीडबैक क्या है? तो यहाँ पर इसी को एक एग्जाम्पल दिया जाता है। फीडबैक से हम क्या समझते हैं? थिंक ऑफ दिस लाइक एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑन योर टीवी। अब हम टीवी देख रहे हैं और टीवी में जो हम देख रहे हैं तो उससे आवाज आ रही है। अब आवाज टू लाउड यानी बहुत तेज है तो हम क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं। अगर ये बहुत सॉफ्ट है, मजा नहीं आ रहा है, तो हम इसको टर्न इट अप यानी वॉल्यूम को तेज कर देते हैं। तो ये क्या है कि हमने अपना रिस्पॉन्स दिया और इस रिस्पॉन्स के आधार पर उस सिस्टम यानी कि टेलीविजन सेट को हम एक सिस्टम अगर कहें तो वो जो है हमारे फीडबैक के आधार पे उसने वर्क किया, हमने इंस्ट्रक्शंस दिए। उसी तरह से इन पॉलिटिकल सिस्टम फीडबैक इज द रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। यहाँ पर टीवी के सामने टीवी को देखने वाला दर्शक अपना रिएक्शन दे रहा था, अगर वॉल्यूम तेज है तो कम कर दिया, कम है तो अधिक कर दिया। उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को कौन प्रभावित है, कौन देख रहा है, कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है? पब्लिक। तो पब्लिक क्या करेगी? फीडबैक क्या है? रिएक्शन देगी। तो क्या करेगी? अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यहाँ हम वॉल्यूम के लिए दे रहे थे, वहां पर पॉलिसीज के लिए अपना रिएक्शन देगी। इफ पीपल आर अनहैप्पी, अगर अनहैप्पी है विद अ पॉलिसी, दे में प्रोटेस्ट। तो उनका क्या होगा? फीडबैक, प्रोटेस्ट। और वोट डिफरेंटली, विच द सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड एडजस्ट टू सिमिलर टू एडजस्टिंग द वॉल्यूम बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। जनता के फीडबैक के आधार पे फिर सिस्टम जो है अपने आप को उसके अनुसार ढालता है। प्रोटेस्ट होगा, अगर वोटिंग डिफरेंटली होगा यानी कि सिस्टम को जिस तरह से वोट मिलना चाहिए, सरकार को जैसा वोट का अपेक्षा है वो नहीं मिलेगी, तो सरकार अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाएगी ताकि फिर से जो आउटपुट है वो
पब्लिक को प्रभावित करे और जो फीडबैक निगेटिव है वो फीडबैक पॉजिटिव बन जाए। पॉलिटिकल सिस्टम में ही डिमांड एंड सपोर्ट इनपुट जो है सिस्टम रिसीव क्या करता है फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी सिस्टम अपने इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, जिस वातावरण में काम कर रहा है, तो उसको इनपुट चाहिए। तो विच इंक्लूड्स द पीपुल लिविंग इन अ सोसाइटी। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है? पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। तो डिमांड्स आर व्हाट पीपल आस्क फ्रॉम देयर पॉलिटिकल सिस्टम। तो डिमांड्स क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है, वो जो पीपल बनता है, जो जनसमूह बनता है, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ अपेक्षाएं रखता है। उदाहरण के तौर पे चाहे उसे अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, या उसे टैक्स के मामले में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। सपोर्ट इज द एक्सेप्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। डिमांड करेंगे, डिमांड पूरा होगा तो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, विरोध कम करेंगे, धरना प्रदर्शन कम करेंगे, नियमों का पालन करेंगे टुवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम विच कैन इंक्लूड ओबेइंग लॉ। अगर हम सपोर्ट करेंगे, ये जनता सपोर्ट करेगी सिस्टम को, तो सिस्टम के नियम कानून या लॉ को मानेगी। हमने अंग्रेजों के पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, तो हमने उनके नियमों को मानने से इनकार कर दिया, असहयोग किया। तो इसी तरह से जब पीपल को पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करना होता है तो लॉ को ओबे करती है, टैक्स देती है। अंग्रेजों के समय में हमने टैक्स देने से इनकार कर दिया। नमक पर जो टैक्स लगा था, नमक पर, उस टैक्स के विरोध में आंदोलन चलाए गए, तो वहां पर हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी तरह से द पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू बैलेंस दीज डिमांड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड ओवरऑल वेलफेयर। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने आप को बैलेंस करेगा। ये जो डिमांड आ रहे हैं, ये जो सपोर्ट या उसका विरोध भी हो सकता है, तो उसकी पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? अपने रिसोर्सेस देखेगा। तो उस रिसोर्सेस के आधार पे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कितना डिमांड पूरा कर सकता है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेस है या नहीं है। जैसे मुफ्त में रेवड़ियां अगर पॉलिटिकल सिस्टम बांटने लगे, तो क्या उसके पास रिवेन्यू है, मैकेनिज्म है कि वो जो वादे कर रहा है सारे वादों को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रिसोर्सेस नहीं होंगे तो रेवड़ियां जो मुफ्त में बटेंगी बहुत दिनों तक बट नहीं सकती। यहाँ बटेंगी तो कर्ज बढ़ जाएगा। उसी तरह लिए ये लाइन प्रयोग की गई है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड ओवरऑल वेलफेयर। बैलेंस करता है अपने आप को सिस्टम। उसके बाद डायनामिक इन्वायरमेंट एंड सिस्टम एडेप्टेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो इन्वायरमेंट में है, वो इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता है। दे हैव टू डील विथ न्यू चैलेंजेस। तो इन्वायरमेंट को भी हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, और जनरल ओवरव्यू है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है। तो दे हैव टू डील विथ न्यू चैलेंजेस एंड सिचुएशन ऑल द टाइम। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को तो हमेशा चैलेंजेस मिलते रहते हैं, हमेशा उसे नए नए परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नए नए उसके सामने जो हैं, जो सिचुएशन पैदा होते हैं, जो चैलेंजेस पैदा होते हैं, इससे उसको अपने आप में परिवर्तन भी लाना पड़ता है। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। कभी अगर पॉलिटिकल सिस्टम के सामने इकोनॉमिक आर्थिक समस्या, संकट पैदा हो गया, कभी नेचुरल डिजास्टर जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसकी पहले से प्लानिंग नहीं की जा सकती है, और चेंजेस इन पब्लिक ओपिनियन पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। लोकतंत्र में तो पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो पॉलिटिकल सिस्टम, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक ओपिनियन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, समय के साथ कैसे बदल रहे हैं ओपिनियंस। तो ईस्टर्न एज्यूम दैट पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना उस परिवर्तन के हिसाब से, ताकि वो सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है वो काम कर सके। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, तो वो रह सके, तो वो भी अपने आप को ढालता है। ठंड शुरू होते ही हमें खूब ठंड लगती थी, लेकिन ठंड के इन्वायरमेंट में रहते रहते जब एक दो महीने ठंड के बीत जाते, तो बॉडी जो है उस तरह से उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे सरवाइव करना है, अडेप्ट करने लगती है। फिर वो ढालने लगती है। कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में चला जाता है, तो वहां पर उस प्रदेश के अनुसार से, अगर वो गर्म मुल्क से भी आया है, तो साल दो साल के बाद उसकी बॉडी जो है वहां पर ढलने लगती है। फिर उसकी समस्याएं कम होने लगती है जो ठंड से होने वाली हैं। तो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम हो, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है इसी तरह से अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने सारे फंक्शन को सही से करने के लिए चेंजेस के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाता है, अडेप्ट करता है, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके।
इफ अ सिस्टम फेल टू अडेप्ट इट माइट लीड टू इनस्टेबिलिटी और कलेप्स। कोई भी सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, बायोलॉजिकल हो, अगर वो चेंजेस के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? कलेप्स हो जाएगा, या इनस्टेबिलिटी, कलेप्स, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। तो कहते हैं कि ईस्टर्न आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ईस्टर्न जो है बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के ये चार महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स हैं। एक है यूनिट एंड बाउंड्रीज, दूसरा है इनपुट एंड आउटपुट, तीसरा है डिफरेंशिएशन विद इन ए सिस्टम, और चौथा है इंटीग्रेशन विद इन ए सिस्टम। अभी इस चारों को डिटेल में हम समझेंगे तो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं कि डेविड स्टन्स जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस incorporates key concept of unit and boundaries that are crucial for understanding the structure and function of। तो यूनिट और बाउंड्रीज बहुत ही क्रूसियल है कि हम जो पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम समझ सकें। तो ये क्या है आखिर? ये कंसेप्ट ऑफ यूनिट क्या है, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्रीज क्या है, हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे। तो ईस्टर्न की थ्योरी में क्या है, यूनिट किसको कहते हैं? रेफर्स टू द इंडिविजुअल एक्टर्स। यूनिट कौन है? इंडिविजुअल एक्टर्स का मतलब एक्टर जो एक्ट करेगा, जो इंडिविजुअल एक्टर्स, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये एक्टर्स हैं। ये जो रोल प्ले करेंगे ये भी यूनिट कहा जाएगा। इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, ये सब यूनिट हैं। तो ईच यूनिट प्ले अ पार्ट इन द ओवरऑल सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट्स। तो यूनिट का क्या काम है? जो इनपुट्स है, सिस्टम में जो इनपुट आ रहा है, जो डिमांड आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, उसको प्रोसेस करना, और जेनरेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट पॉलिसीज और डिसीजन के फॉर्म में सिस्टम से आता है। तो यूनिट कैन इंक्लूड वेरियस ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। यूनिट में बहुत सारे ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट आएंगे, एग्जीक्यूटिव भी यूनिट, लेजिस्लेटिव भी यूनिट, जुडिशियल भी यूनिट, पॉलिटिकल पार्टीज भी चूंकि एक ग्रुप के चलते यूनिट है, इंटरेस्ट ग्रुप भी यूनिट है, एंड इवन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जो ऐसे पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो भी, ये सब मिलकर यूनिट कहलाएंगे। इंडिविजुअल पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज यूनिट डिटरमाइन द सिस्टम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, वो इन यूनिट्स टर्म जो है, जिससे हम इतनी सारी बातों को समझ रहे हैं, वो यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, क्या इंडिविजुअल होगा, ग्रुप होगा, इंस्टीट्यूशंस होगा, ये कैसे काम करेंगे, इनका बिहेवियर और इंटरेक्शन कैसा होगा आपस में, ये सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम कैसा काम करेगा और सिस्टम कितना स्टेबल होगा, इससे ये डिटरमाइन होगा। यूनिट्स आर सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि दे रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स दैट एग्जीक्यूट द फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ऑपरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के सर्वाइवल के लिए और ऑपरेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करता रहे, काम करता रहे, ये बहुत ही जरूरी है। दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। तो ये यूनिट जो है वही तो इनपुट जो है, जो डिमांड और सपोर्ट के फॉर्म में इनपुट जो आ रहा है सिस्टम में, उसको पॉलिसीज के रूप में आउटपुट बनाते हैं, और उससे सिस्टम को मेंटेन रखा जाता है, मेंटेनेंस होता है, एक्शन एंड डिसीजन, इनके एक्शन और डिसीजन से ही। अब बाउंड्रीज क्या है, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्रीज को समझना है। तो जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज इन ईस्टर्न थ्योरी डिफाइन द लिमिट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। हम ऐसे ही समझते हैं सामान्य रूप से कि बाउंड्री का मतलब कहाँ तक है। कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की बाउंड्री का मतलब ये कॉलेज की सीमा यहाँ तक है, उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता है, किसी का घर हो, किसी की दुकान हो, मकान हो, जमीन हो, सड़क हो। तो कॉलेज की बाउंड्री का मतलब इतने दूर तक कॉलेज है, इसके अंदर ये अनुशासन होगा, इस तरह के नियम कानून और व्यवस्थाएं चलेंगी। उस कॉलेज का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके आदेश उस बाउंड्री की सीमा तक, वहां तक वो उस दायरे में चलेंगे। आप ड्रेस पहनना है तो वो भी उस बाउंड्री के भीतर प्रवेश होने के बाद ही वो नियम कोड लागू होगा। तो ये हो गया बाउंड्री। तो डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का वहां तक लिमिट है, वहां तक ही वो फंक्शन करेगा। द डिमार्केट, they demarcate what is inside the system and what is outside of it।
बाउंड्री मालूम चलने से मालूम हो ही जाता है। ये यहाँ इसके अंदर जो है वो इनसाइड है, और उसके बाहर जो है हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई विच एक्टर्स एंड फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। भाई कोई इंडिविजुअल एक्टर है तो उसकी भी अपनी सीमाएं होंगी, बाउंड्री हैं। जो अब रूल्स जो और रेगुलेशन जो होते हैं, लॉ होते हैं, वो भी तो बाउंड्रीज ही है। कि हम अगर टीचर है तो क्लासरूम का दायरा मेरी बाउंड्री है, वहां पर हम अपने पढ़ाने के लिए जो अनुशासन चाहिए उसके लिए निर्देश दे सकते हैं। लेकिन सड़क पर हम नहीं दे सकते क्योंकि वो मेरी बाउंड्री नहीं है। तो हम एक इंडिविजुअल एक्टर है, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिविजुअल एक्टर है या इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये क्या है कि पार्ट सिस्टम के हैं, वो आइडेंटिफाई भी करते हैं उसी बाउंड्री के हिसाब से कि इसकी बाउंड्री यहाँ है, ये इस तरह से वर्क करेगा। Boundaries are essential for understanding how a political system distinguishes between influences and pressures that are internal versus those that are external। तो बाउंड्री होने से ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो इंटरनल है या पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अगर ये डिसाइड करना चाहे कि नेता कौन होगा उस दल का, तो दो तरह की बातें हो सकती हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जिन पर पार्टी के अनुशासन, पार्टी का जो रूल्स है वो लागू हो रहा है, उनका दबाव इंटरनल माना जाएगा। और जो पब्लिक है, सामान्य पब्लिक है जिससे पार्टी इंटरेक्ट करती है, उनका कोई दबाव होगा तो वो एक्सटर्नल माना जाएगा। इसी तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं। The concept of boundaries also pertain to how a political system interacts with its environment. It implies a delineation between the system and other system। मतलब डिफरेंशिएशन होता है कि जैसे सिस्टम तो है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, सोशल है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो बाउंड्रीज होने से हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे काम। जैसे कि हम कहें कि जुडिशियरी, तो उसकी भी अपनी एक बाउंड्री है, वो क्या कर सकता है। लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेचर का भी अपना एक बाउंड्री है, एग्जीक्यूटिव की अपनी बाउंड्री है। सभी अपनी अपनी बाउंड्री और अपने अपने अधिकार, अपने अपने नियम के दायरे में काम करते हैं, हम उसका फर्क कर पाते हैं। प्रधानमंत्री ही अगर ये निर्णय लेने लग जाए कि कौन सा कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, या किसी बड़े विवाद का हल देने लग जाए, तो हम समझ पाएंगे कि जुडिशरी वाला इंस्टीट्यूशन कौन है और एग्जीक्यूटिव वाला इंस्टीट्यूशन कौन है। तो ये बाउंड्री ही तो हमें बताती है कि ये यहाँ तक निर्णय ले सकते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये निर्णय ये ले पाते हैं, ये निर्णय ले पाते हैं तो ये लेजिस्लेटिव है। और ये जुडिशरी है क्योंकि वो इतना ही निर्णय ले सकते हैं, कानून बना नहीं रहे हैं, ये इनका अपना दायरा है, ये फिक्स है। इनके पास कोई अपनी समस्या लेके जाएगा तो कानूनों के दृष्टिकोण से जो प्रावधान है उनके अनुसार से वो उसका समाधान करेंगे और न्याय देंगे। तो हमें बाउंड्री डिस्टिंग्विश भी करती है, बताती भी है, सबके फंक्शन भी बताती है, सबके रोल को भी बताती है, और ये भी बतलाती है कि कौन किस अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकता है। अब यहाँ पर है कि इंटरेक्शन बिटवीन यूनिट एंड बाउंड्रीज। तो यूनिट ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज। कोई भी यूनिट है तो वो बाउंड्री के भीतर ही काम करेगा। कौन सी बाउंड्री? जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, क्योंकि हम पॉलिटिकल सिस्टम के बाउंड्री की बात कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट एंड बाउंड्रीज इज डायनेमिक। जहां भी डायनेमिक वर्ड आता है मतलब परिवर्तन होगा समय के साथ, स्थितियों के साथ, परिस्थितियों के साथ। डायनेमिक है, चलनशील है, गतिशील है, स्टैटिक नहीं है। एज शिफ्ट इन बाउंड्रीज, चेंजेज इन जुरिडिक्शन। जब बाउंड्री में चेंज होगा, बाउंड्री में कैसे चेंज होता है? चेंज इन जुरिडिक्शन। जैसे किसी जुरिडिक्शन का मतलब अगर हम कहें कि कोई एक राज्य है दिल्ली, दिल्ली की सरकार की बाउंड्री दिल्ली की सीमा तक है। जुरिडिक्शन बदल जाए, अगर क्षेत्र बदल जाए, अधिकार क्षेत्र बदल जाए, तो उसकी बाउंड्री बदल जाएगी। अल्ट्रेशन इन लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क का दायरा बदल जाए, संविधान में परिवर्तन हो जाए कि दिल्ली का ही मुख्यमंत्री जो है वो वही राजस्थान का भी मुख्यमंत्री होगा, तो ऐसे में बाउंड्री बदल जाएगी। तो बाउंड्री क्या है? वो बदल सकती है चेंज होने से। कैन अफेक्ट नाउ हाउ यूनिट्स फंक्शन। तो बाउंड्री बदल जाएगी तो बाउंड्री के अंदर जो यूनिट है उसका जो फंक्शन है वो भी बदल जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पर क्या ना, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल जो एक्टर है वो रोल जो प्ले करेगा वो बदल जाएगा। Likewise, the action of unit can lead to changes in the boundaries of the political system। उसी तरह से जो यूनिट है उनका एक्शन भी बाउंड्रीज में चेंज ला सकता है, क्योंकि बाउंड्री में जब भी चेंज आएगी तो उसका मतलब है कि उस बाउंड्री के भीतर जो यूनिट है उसने कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे कि चेंज आया।
such as when political decision impact the scope of governmental authority or alter the relationship between state and its citizen। सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार जो है, वो जो यूनिट है एक तरह से, वो भी बाउंड्रीज को बदलती है। जो बाउंड्रीज है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो उसकी बाउंड्री को निर्धारित कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर सकती है। और बाउंड्री बदलने से इंडिविजुअल जो यूनिट है उसका भी रोल बदल जाता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प डिफाइन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। बाउंड्री से ही मालूम चलता है कि एक सरकार क्या कर सकती है, वेयर इट कैन मेक डिसीजन एंड हाउ इट शुड इंटरेक्ट विथ अदर कंट्रीज और बिग इश्यू लाइक द इकोनॉमी और द इन्वायरमेंट। तो बाउंड्री से ही ये डील हो पाता है। द रूल एंड बजट आर लाइक द सिस्टम बाउंड्रीज। तो जो सिस्टम में जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, प्रावधान होते हैं, और जो बजट, बजट का मतलब होता है कि आर्थिक क्षमता इतनी ही है, इतना ही आप कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टम की बाउंड्री है। बजट से मालूम चलता है हम क्या कर सकते हैं, रूल से चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी बाउंड्री, मेरा दायरा इतना ही है, वो नियम कानून वो दायरे बना देते हैं। बजट यानी कि पैसे का प्रावधान वो दायरा बना देता है। तो सो यूनिट्स आर द पीपल डूइंग थिंग इन द सिस्टम एंड बाउंड्रीज आर द रूल्स और लिमिट्स दे हैव टू वर्क विद इन। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट क्या हुआ, कि उस सिस्टम में जो लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो हो गए यूनिट। और बाउंड्रीज क्या हो गया, बाउंड्रीज हो गया जो नियम है और जो लिमिट्स हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, वो हो गई बाउंड्री। मैं अगर कॉलेज में हूं तो एक यूनिट हूं, क्योंकि मुझे कार्य करना है। और मेरे जो रूल्स जो लागू होते हैं मेरे ऊपर, मेरा जो लिमिटेशन है वो मेरी बाउंड्री है। मेरा क्लासरूम मेरा लिमिटेशन है, वो मेरी बाउंड्री है। मेरा डिपार्टमेंट मेरी बाउंड्री है। उसी तरह से जो नियम कानून के बंधन है वो मेरी बाउंड्री है, और मैं एक यूनिट हूं। इस तरह से आपने यहाँ पर यूनिट और बाउंड्रीज का कंसेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में समझ लिया है। बहुत ही आसान तरीके से इसे समझा दिया गया है। अब आगे जो है उन चारों में दूसरा कंसेप्ट है, वो है इनपुट आउट का, डेविड ईस्टन का कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन पॉलिटिकल सिस्टम। अब कंसेप्ट ऑफ इनपुट क्या है, तो देखिए, think of an input like suggestion or idea that you give to someone who can make changes। इनपुट का मतलब होता है कि कोई सजेशन या आइडिया अगर हम किसी को दें जिससे कि कोई परिवर्तन आ सके। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट्स आर लाइक द विशेष और प्रॉब्लम दैट पीपल इन अ कंट्री हैव। पीपल इन अ कंट्री हैव, जो विशेष हो, जो प्रॉब्लम्स हो, वो इनपुट हो। तो क्या है इनपुट, मुख्यतः हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में डिमांड के फॉर्म में आता है। सिस्टम के पास इनपुट गया, जैसे ये जो स्क्रीन है जिसमें हम अभी ये टेक्स्ट प्ले हो रहा है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया तो ये हो गया इनपुट। सिस्टम ने समझ लिया कि ये प्रोसेस करना है। उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम तो पब्लिक जो है वो उसके द्वारा उसके लिए कार्य करता है। तो पब्लिक के जो डिमांड्स होंगे, पीपल वांट समथिंग न्यू और वांट अ चेंज। डिमांड का मतलब होता है कुछ नया चाहिए या कुछ परिवर्तन चाहिए। तो वो हो गया उस सिस्टम का इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल वांट्स अ लॉन्गर रिसेस और अ न्यू प्लेग्राउंड। मतलब एक स्कूल का उदाहरण देकर कहें कि अगर वहां पर उनको मध्यांतराल है, जो रिसेस है, वो अगर थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए या उनको एक प्लेग्राउंड चाहिए, तो ये उनका डिमांड हो गया। तो ये उस सिस्टम, जो स्कूल का सिस्टम है, उसके लिए वो इनपुट हो गया। अब उस पर वो स्कूल कैसा निर्णय लेता है वो उसका आउटपुट होगा। when people show they agree with something or someone in charge। यानी इनपुट सिर्फ डिमांड के फॉर्म में नहीं होता, सपोर्ट के फॉर्म में भी होता है। सिस्टम को मालूम चलता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले लाइनों में देखा था कि नियमों का मानना भी इनपुट है, सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे कहा कि व्हेन स्टूडेंट फॉलो स्कूल रूल्स और हेल्प आउट बाय बीइंग गुड क्लास मॉनिटर। ये स्कूल के एग्जाम्पल से यहाँ पर, या कॉलेज के एग्जाम्पल से, कॉलेज में अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉलेज के सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉलेज के लिए आपका इनपुट हुआ। पीपल सेंड दीज डिमांड्स एंड सपोर्ट टू देयर लीडर्स, मच लाइक व्हेन यू टेल योर टीचर और प्रिंसिपल व्हाट यू थिंक नीड टू बी चेंज्ड और कीप द सेम। अब कंसेप्ट ऑफ आउटपुट देखते हैं। नाउ आउटपुट,
तो आउटपुट किसको देना है? पब्लिक ने इनपुट दिया, अब सिस्टम को आउटपुट देना है। आउटपुट इज व्हाट कम आउट आफ्टर द सजेशन आर कंसीडर्ड। सजेशन जो मिल गया उसको हमने कंसीडर कर लिया, उसको समझ लिया, अब उस सजेशन के आधार पे कम आउट का मतलब बाहर क्या आएगा। इन ए पॉलिटिकल सिस्टम आउटपुट आर द डिसीजन मेड एंड एक्शन टेकन। हमने क्या डिसीजन लिए और क्या एक्शन लिया बेस्ड ऑन व्हाट पीपल हैव आस्क्ड फॉर। तो हम कहते हैं कि इन सिंपल टर्म्स इनपुट्स आर व्हाट वी आस्क फॉर, हमने क्या चाहिए, एंड आउटपुट्स आर व्हाट वी गेट इन रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज इन चार्ज। जो हमें, जो हमारी डिमांड है या हमारे सपोर्ट के हिसाब से जो हमें दे सकते हैं, वो हो गया आउटपुट। दिस हेल्प्स मेक श्योर दैट लीडर्स लिसन टू एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। आउटपुट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है कि कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कंसेप्ट ऑफ इनपुट in instance theory, input represents all the demands, supports, and feedback from the environment that the political system receive. Environment से जो भी डिमांड होगा, सपोर्ट होगा, फीडबैक होगा, जो रिसीव किया जाएगा वो इनपुट होगा। तो इनपुट आर क्रूसियल, इसको क्रूसियल माना जाता है एज दे रिफ्लेक्ट द प्रिफरेंसेस। प्रेफरेंस मालूम चलता है कि जनता की क्या प्रेफरेंस है, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनके नीड्स क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की क्या है। उसके बाद इंक्लूडिंग इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज सिटीजन, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये इनपुट जो है सिस्टम में जाता है अलग इंस्टीट्यूशंस का। तो ये इनपुट को भी हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? डिमांड्स में। डिमांड्स भी क्या है? एक इनपुट है। दीज आर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। डिमांड्स का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है या एक्सपेक्टेशन है। किस बात के लिए? फॉर एक्शन और रिसोर्स डायरेक्टेड एट द पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक्शन ले लो, या ये जो रिसोर्सेस हैं इसको डायरेक्ट कर दो ऐसे, या उसको इस तरह से परिवर्तन कर दो। भाई टैक्स कम कर दो, हमें ज्यादा स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें मुफ्त इलाज चाहिए। मुफ्त इलाज चाहिए मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेस डायरेक्टेड करो, मतलब सिस्टम में जो पैसा है, रिसोर्सेस है, बजट बनाओ ऐसा कि अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस तरह का डिमांड पब्लिक की तरफ से जा सकता है सिस्टम को। तो डिमांड कैन स्टेम फ्रॉम perceived deficiencies in public good, societal needs और desire for policy change। पॉलिसी चेंज कर लो, या डिफिशियंसी है जो पब्लिक के लिए जो गुड्स अवेलेबल है, या समाज का जो आवश्यकताएं हैं उसमें कमी है, तभी तो डिमांड होगा। जिसके पास सब कुछ रहेगा तो डिमांड क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल डिमांड में इंक्लूड कॉल फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म, हेल्थ केयर में रिफॉर्म करो, लोअर करो टैक्स, और स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। इन्वायरमेंट में अगर डिग्रेडेशन है तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, सुबह सुबह नींद टूट जाती है, नींद नहीं आती है, इसके चलते समस्या हो रही है, कहीं रात को म्यूजिक बज रहा है। तो इन्वायरमेंट रेगुलेशन के लिए पब्लिक की डिमांड हो सकती है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सख्त कानून बनाया जाए। तो ये इनपुट है, तो बाद में इस पर आउटपुट के रूप में पॉलिसी बन सकती है। उसी तरह से सपोर्ट, सपोर्ट भी क्या है? ये भी इनपुट है। दीज इंक्लूड्स एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और कंसेंट टुवर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट कैसे मिलता है? एक तो रूल्स को फॉलो करके, एक तो वोटिंग बिहेवियर से। इस तरह से जो सपोर्ट जाता है, एंड इट्स एक्टर्स लेजिटिमाइजिंग देयर अथॉरिटी एंड एक्शन। सपोर्ट कैन मैनिफेस्ट एज वोटर टर्नआउट। मैनिफेस्ट का मतलब वो परिवर्तित होता है, परिलक्षित होता है जब वोटर टर्नआउट होता है, वोट देने के लिए लोग जाते हैं सिस्टम के प्रति, उनको जो है अपना सपोर्ट दिखाना होता है। कंप्लायंस विथ लॉ, जो भी नियम कानून है उसको मानना, कंप्लायंस विद लॉ, पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस और पार्टिसिपेशन इन सिविक एक्टिविटीज। जनता जो है अपने देश के सभी सिविक एक्टिविटीज में एक सिविल सिटीजन जो है, सिविलियंस जो है, देश कैसे आगे बढ़े, हर सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जोश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं गवर्नेंस में। इसका मतलब है कि ये सपोर्ट है। इनपुट सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस के कैटलिस्ट का मतलब जो चीज किसी को काफी तेजी से बढ़ा दे और उसमें तेज प्रगति करे, वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो इनपुट जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में तेजी लाती है, उसको तेजी से बढ़ाती है। पॉलिटिकल प्रोसेस में सारे प्रोसेस आ जाते हैं। तो प्रमोटिंग रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द सिस्टम, तो इनपुट के आधार पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स करने में आसानी होती है। दे आर एनालाइज नॉट जस्ट फॉर देयर कंटेंट
but also for their intensity, form, and origin, which can influence the political agenda and policy prioritization. पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम कोई नीति नियम बनाएगा तो किसको प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता देगा। तो इनपुट के आधार पर तय होता है किस तरह के डिमांड्स ज्यादा हैं, किस तरह के डिमांड्स में बल है, ज्यादा से ज्यादा जनसमूह किस डिमांड्स के लिए या उसको पूरा होने के लिए बेताब है, क्या पूरा कर देने पर वोटिंग बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे, अधिक सपोर्ट मिलेगा, लोग अव्यवस्था नहीं फैलेगी, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये सब चीजों को समझने के बाद, पॉलिटिकल एजेंडा को समझने के बाद वही इनपुट जो है सर्व करता है जो पॉलिटिकल सिस्टम उसमें कैसे डिसीजन लेगा और क्या आउटपुट होंगे। अब है कंसेप्ट ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट है जो पॉलिटिकल सिस्टम में आउटपुट होता है, ऑन द अदर हैंड इनकम्पासेस द डिसीजंस एंड एक्शंस। यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो इनपुट्स आए, जो डिमांड्स आए, उस पर जो एक्शन लेगा, उस पर जो डिसीजन लेगा इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट्स, तो ये होंगे आउटपुट्स। तो आउटपुट्स कैन इंक्लूड, तो आउटपुट में क्या होगा, क्या भाई, आउटपुट तो होगा लेकिन, यानी लेजिस्लेशन होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होगा, जुडिशियल डिसीजंस होंगे, पॉलिसीज होंगे, एंड पब्लिक स्टेटमेंट होंगे। तो ये क्यों होंगे? क्योंकि डिमांड ही यही था। क्योंकि डिमांड था कि कुछ हमें चाहिए, जनता को कुछ चाहिए, तो जो चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, कानून बनाना होगा, तो इसीलिए लेजिस्लेशन कहा गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जुडिशियल डिसीजंस हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आउटपुट जो होंगे पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा होंगे, विच आर इंटेंडेड टू एड्रेस द डिमांड्स एंड मेंटेन और इनहेंस सपोर्ट। तो जो डिमांड है उसको इसीलिए पूरा करना है क्योंकि डिमांड पूरा होने से ही सपोर्ट प्राप्त होता है सिस्टम को। The outputs are the tangible manifestation of how inputs are processed within the political system, reflecting the system's response to the internal and external pressure. तो आउटपुट जो है वो हैंडल करता है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को, और इनपुट्स जो है वो कैसे प्रोसेस होंगे पॉलिटिकल सिस्टम में, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स दिखलाता है। अब आउटपुट्स आर क्रिटिकल फॉर इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्सिवनेस एंड इफिकेसी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो आउटपुट का बहुत ही महत्व है, ये क्रिटिकल है। इससे रिस्पॉन्सिवनेस पता चलता है एक पॉलिटिकल सिस्टम का। अगर पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं है तो जो डिमांड आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने, वो उस डिमांड के प्रति सचेत नहीं होगा, उसको पूरा नहीं करेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम को जो सपोर्ट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में रूल्स को जो फॉलो करने की प्रवृत्ति है, जो वोटिंग बिहेवियर है, पैटर्न है, अब मान लीजिए भारत का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो तो लोगों की मत देने में रुचि खत्म हो सकती है, वोटिंग बिहेवियर गड़बड़ हो सकता है। तो गवर्नेंस के प्रति एक फेथ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। इसी तरह से देखते हैं कि द डिमॉन्स्ट्रेशन हाउ इनपुट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल एक्शन दैट एम टू रिजॉल्व, मिटिगेट और डिफर द इश्यू। मतलब बहुत सारे जो इश्यूज हैं, इशू को तो हमेशा या तो सॉल्व करना है, मिटिगेट करना है और डिफर करना है। अब कहेगी ये मिटिगेट क्या होता है, तो मिटिगेट जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो मिटिगेट का मतलब होता है मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। यानी कोई विषय है जो बहुत ही सीरियस है, पेनफुल है, उसको कम करना, उसको, उसकी जो सीरियसनेस है उसमें कमी लाना, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसमें कमी लाना। यानी कोई बुरा, जो जो कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, तो उस समस्या के चलते जो और समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, या उस समस्या के चलते जो जनता में चूंकि उस समस्या को सॉल्व कर लेने का जो उनका डिमांड है, तो उस समस्या को उस निम्न स्तर तक ले जाना ताकि समस्या जब कम होगी तो वो जो उनके प्रति, उस समस्या के चलते जो कष्ट है उसके प्रति जो डिमांड है वो ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। द नेचर एंड सक्सेस ऑफ आउटपुट्स कैन इन्फ्लुएंस फ्यूचर इनपुट्स। अब अच्छी पॉलिसी बनेगी, अच्छा आउटपुट होगा, कानून जो डिमांड्स है उसको पूरा कर दिया जाएगा, तो फ्यूचर में जो इनपुट होगा, यानी फ्यूचर में जो डिमांड्स आएंगे वो प्रभावित होते हैं, या फ्यूचर में जो सपोर्ट आएंगे वो प्रभावित होने का मतलब, आउटपुट अच्छा हुआ, पॉलिसीज अच्छी हुई, तो एक समय होगा कि वोटिंग बिहेवियर अच्छा होगा, रूल्स ज्यादा लोग फॉलो करेंगे, गवर्नेंस पे कॉन्फिडेंस होगा।
नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो करता ही है आउटपुट, यानी कि इसी को कहेंगे फ्यूचर इनपुट्स एज पब्लिक रिएक्शन फीड्स बैक इनटू द सिस्टम क्रिएटिंग अ साइक्लिक डायनामिक ऑफ इंटरेक्शन। साइक्लिकल जो है, साइक्लिकल का मतलब हो गया कि एक साइकिल बन जाता है, और डायनेमिक का मतलब जिसमें परिवर्तन होते रहता है। इनपुट आउटपुट से प्रभावित है, और आउटपुट कैसा होगा वो इनपुट पर डिपेंड करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इसी की बात यहाँ पर की गई, इससे हम इनपुट और आउटपुट को अच्छे से समझते हैं। अब फीडबैक लूप, तो इस सिस्टम में हम फीडबैक जो देखते हैं, फीडबैक का मतलब आउटपुट पर क्या रिस्पॉन्स है, फीडबैक को हम पहले भी समझ चुके। दिस ब्रिंग्स अस द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक लूप। अब फीडबैक लूप एक टर्म है। फीडबैक इन ईस्टर्न मॉडल रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट टू द आउटपुट जनरेटेड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम ने आउटपुट जनरेट किया, उसके प्रति रिएक्शन क्या है एनवायरनमेंट का। इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट दैट क्लोजेस द सिस्टम्स cycle. Inputs leads to output, which then generates feedback that becomes a new input. मतलब अगर कोई डिमांड हुई सिस्टम से कि भाई ये पूरा कर दो, जैसे कोई डिमांड हुई कि लोगों को फ्री में इलाज मिल जाना चाहिए, लोगों को फ्री में इलाज मिल जाना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने डिमांड गया, पॉलिटिकल सिस्टम ने उस डिमांड पे पॉलिसीज बनाई, तो पॉलिसीज बनाई तो फ्री में इलाज हो जाना चाहिए के लिए उसने कहा कि ठीक है, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं उनके जो इलाज होते हैं 5 लाख तक के खर्च में उनका निपटारा हो जाता है। तो उन्होंने एक पॉलिसीज बना दी, कार्ड इश्यूज कर दिए कि 5 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। अब ये सिस्टम शुरू हो गया। अब ये आउटपुट के बाद फिर पब्लिक के सामने जो समस्याएं आई या जो प्रॉब्लम हुए, तो अब जो पहली जो डिमांड थी, जो इनपुट के रूप में था कि जो बेसिक इलाज होना चाहिए वो मुफ्त हो, यहाँ 5 लाख तक की पॉलिसीज बना दी गई। तो अब इनपुट बदल जाएगा, इनपुट प्रभावित हो जाएगा, ये जो आउटपुट है अब नया इनपुट जाएगा। नया इनपुट में फिर ये डिमांड होंगे कि जो असाध्य रोग हैं सरकार उससे भी, उसका भी इलाज कराए, या उसके प्रति भी सरकार सेंसिटिव हो, उस इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर एक नया इनपुट है कि असाध्य रोगों के लिए फिर अलग से पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कि सिंपल 5 लाख तक के लिए सरकार ने पॉलिसीज बनाई है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जहां पर 5 लाख का बंधन नहीं, बहुत लाखों लाख खर्च हो सकता है। तो फिर वो नया इनपुट बन के जाएगा। तो ये एक लूप बन जाता है। अलाउ द सिस्टम टू अडेप्ट एंड इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू सक्सेस और फेल्योर ऑफ इट्स आउटपुट। आउटपुट का कितना फेल्योर है, सक्सेस है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प इन एडजस्टिंग पॉलिसीज। तो इसी तरह से फीडबैक जो प्राप्त सिस्टम को, उससे पॉलिसीज में परिवर्तन होते रहता है। तो रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, तो इससे क्या है, इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म सुधार होगा। अल्टरिंग डिसीजन टू बेटर अलाइन विद द चेंजिंग प्रेफरेंसेस एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो फीडबैक के आधार पे मालूम चलता, हम देखते हैं कोई भी सिस्टम हमारे फीडबैक के आधार पे काम करता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में, ऑनलाइन शॉपिंग के इस जमाने में जो फीडबैक होते हैं, इससे जो सिस्टम है वो कितना बेहतर तरीके से काम करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। उस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम अपनी कमियों को दूर करेगा, तो क्या होगा कि चेंजिंग प्रेफरेंसेस और नीड्स ऑफ सोसाइटी के हिसाब से वो अपने डिसीजन को बदलेगा, अपने आप में रिफॉर्म लाएगा, अपनी पॉलिसीज को बदलेगा। द इलस्ट्रेट द कंसेप्ट कंसिडर अ गवर्नेंस फेसिंग सिग्निफिकेंट पब्लिक आउटक्राई ओवर राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट इन रिस्पॉन्स इट माइट पासिस न्यू हेल्थ केयर लेजिस्लेशन। यानी यह एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हेल्थ केयर में कॉस्ट काफी ज्यादा लग रहा है, हेल्थ केयर कॉस्ट, तो इसके लिए जो इनपुट होगी कि हेल्थ केयर में जो कॉस्ट लग रहा है उसे कम किया जाए, तो आउटपुट के लिए सरकार एक न्यू हेल्थ केयर लेजिस्लेशन को अगर ये अडॉप्ट कर देती है, कि सरकार ये कहे कि हमने ये जो लेजिस्लेशन को अडॉप्ट किया है इससे क्या है कि खर्च पर कैप लग जाएगा, यानी कि खर्च कम हो जाएगा, सब्सिडीज बढ़ जाएगा, तो पब्लिक का रिएक्शन हो सकता है। वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इट विल सर्व एज फीडबैक टू द गवर्नमेंट। तो इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स जो भी होगा उसको फीडबैक कहा जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस आल्सो इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन विद इन अ सिस्टम। अब एक तीसरा कंसेप्ट जो है वो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है डेविड ईस्टन का। अब ये क्या कहता है, दिस concept help explain how a political system organize itself to handle the complexity and diversity of demands and supports its encounters from its environment। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसको डिमार्केट करना, अलग अलग
हिस्सों में तोड़ देना, अलग अलग छोटे छोटे तरीकों में उसको बांट देना। तो क्योंकि सिस्टम जो है जब कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करने में डिमांड्स इतने अलग अलग तरह के होंगे, डाइवर्सिफाइड होंगे, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो इसीलिए डेविड ईस्टन के कंसेप्ट में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आता है। ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? रेफर टू द डिवीजन ऑफ a political system into distinct structure and function that specialize in handling specific type of input। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कुछ अलग अलग तरह के इनपुट को हैंडल करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म बना दिए जाएं, और वो अलग अलग मैकेनिज्म होंगे तो वो अलग अलग तरीके से उस इनपुट पर काम करेंगे और अलग अलग आउटपुट दे पाएंगे। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंशिएशन कैन बी seen in the development of specialized institution role and processes that address different aspects of governance, policy making and administration। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग यूनिट्स डेवलप कर दिए गए हैं, जो अलग अलग इनपुट पर अपना कार्य करेंगे, अलग अलग इनपुट को देखेंगे, अलग उसके हिसाब से अलग अलग आउटपुट देंगे। यानी कि एक तरह से कहे तो सेपरेशन ऑफ पावर, ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करेगा, लेजिस्लेटिव अपना अलग काम करेगा, जुडिशियल सिस्टम, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट है। द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज एजेंसीज, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अलग एजेंसी बनाया गया, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई इनपुट होगा तो उस आउटपुट पॉलिसी कौन बनेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट। हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा तो कौन बनाएगा? हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनपुट होंगे कि ये चाहिए ध्वनि प्रदूषण कम करा दो, तो कौन उस पर कार्य करेगा? जो है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है। इलेक्शन से रिलेटेड जो इनपुट्स होंगे कि इलेक्शन में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपराधियों को नहीं मिलना चाहिए, उससे संबंधित एक अलग मैकेनिज्म, वही इलेक्शन को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट अलग है। डेवलपमेंट कैसे हो उसके नीति आयोग है। तो अलग अलग जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को बांट देना यूनिट जो सिस्टम में अलग अलग जो है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में वो काम करेंगे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है कैन हैंडल टास्क मोर इफेक्टिवली बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने के लिए अगर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे तो थ्योरी ऑफ जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि इफिशियंसी बढ़ जाता है, इससे सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। फॉर इंस्टेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज हम समझ देखेगा, समझेगा, बजट के मैटर को देखेगा। उससे क्या है कि इसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक इनपुट एंड उससे रिलेवेंट जो आउटपुट होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से ये हैंडल कर पाएगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से काम करेगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, फिर उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है डिफरेंशिएशन होने से। एक पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी मोर रिस्पॉन्सिव टू वेरिड एंड ऑफन कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स। बहुत सारे डिमांड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट रखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होने से उस इंस्टीट्यूशन में जो अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो उस इनपुट को हैंडल करता है और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाता है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एडेप्टेशन का मतलब किस तरह से समय के साथ उसमें चेंजेज आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम में, ये बढ़ जाता है डिफरेंशिएशन होने से। अब इंडिया की बात करें तो फेडरल रिपब्लिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, डिफरेंशिएट है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। ये सब स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अपने अलग हैं, वो अलग अलग मुद्दों को सॉल्व करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे कुछ देखा जाए तो हैंडल नेशनल लेवल की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, डिफेंस की हो, फॉरेन अफेयर्स की हो, रेलवे की हो, हाईवे की हो। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? जो पूरे देश की इकोनॉमी है उसके लिए है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी से संबंधित स्ट्रेटजी के लिए, जो सारे देश को प्रभावित करता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट है। डिफरेंशिएशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट लेवल के इश्यू को देखेगी, लोकल पॉलिसी को देखेगी, पब्लिक हेल्थ को देखेगी, एजुकेशन को देखेगी, ट्रांसपोर्टेशन स्टेट लेवल पे देखेगी। तो स्टेट क्या है कि अपनी पॉलिसी को बेटर तरीके से बना सकती है, स्टेट लेवल के जो इनपुट्स हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। इंडिया हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ राज्यसभा,
लोकसभा, यहाँ भी हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव में भी डिफरेंशिएशन करके राज्यसभा लोकसभा बना दिया गया है। दिस लेजिस्लेटिव डिफरेंशिएशन हेल्प एकोमोडेट द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड जनरल पॉपुलेशन। तो ये भी इसलिए कि इनपुट को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड है। और उसी तरह से जो अब दूसरा कंसेप्ट है डेविड स्टेन का, चौथा कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन देखते हैं कि विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम जो है। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिस्टम रेफर टू द प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म दैट प्रमोट यूनिटी। इंटीग्रेशन, मिलना, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होना, यूनिटी में आना। तो ये क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो प्रमोट करेगा यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेट्स, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो यूनिट हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है वो कहाँ कहाँ कैसे काम करें, कौन कौन उसके अंदर तरीके हों जिससे एक यूनिटी का एहसास हो, यूनिटी को प्रमोट किया जा सके, या बहुत सारे काम जहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो वो कोऑर्डिनेशन पूरा हो सके अमोंग डिफरेंशिएटेड पार्ट्स। अब जो भी डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं, हमने तो अलग अलग काम को करने के लिए पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन उन सभी पार्टों को इंटीग्रेटेड वे में काम भी करना है, तभी तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम यूनाइट रहेगा। डिफरेंशिएटेड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम टू फंक्शन कोहेसिवली एंड इफेक्टिवली। तो क्या है कि इंटीग्रेशन इज क्रूसियल, इंटीग्रेशन बहुत क्रूसियल है इन इंश्योरिंग दैट डिस्पाइट द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन विद इन अ सिस्टम द ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम कैन ऑपरेट एज ए यूनिफाइड एंटिटी। कितना भी डिफरेंशिएशन क्यों ना हो, अलग अलग यूनिट्स बना दिए, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अलग, लेकिन सबको एक साथ इंटीग्रेटेड वे में काम करना है। ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से बेहतर से काम करने के लिए, यूनिफाइड एंटिटी के रूप में काम करने के लिए, और पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिविटी जो है वो बना रहे, तो उसके लिए सबको आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए सही तरीके से काम करना है। तो की एस्पेक्ट्स जो है इंटीग्रेशन का पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सब आपस में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, अलग अलग पार्ट जो है वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या, टुवार्ड अ कॉमन गोल, एक ही गोल के लिए सब एक साथ काम करेंगे। जो उनके बीच कंफ्लिक्ट होगा मिनिमाइज, कम से कम कंफ्लिक्ट हो। कोऑर्डिनेशन हेल्प स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अलाइन द एक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज और लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे ब्रांच है, अलग अलग लेवल है, सब एक साथ उसमें क्या, उसको कैसे अलाइन किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक तरह के कार्य को एक जैसे एक जगहों पर इकट्ठा किया जाए। अलग अलग राज्यों में अगर एजुकेशन की कुछ मांग है, सेंटर से जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाने की मांग है, तो सभी को कंबाइन करके कुछ कॉमन क्या निकाला जा सकता है, किस तरह से पॉलिसीज बनाई जा सकती है कि ओवरऑल सभी के हम डिमांड को पूरा कर सकें। उस तरह से कॉन्सेंसस बिल्डिंग, कॉन्सेंसस बिल्डिंग का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, सब एग्री हो, कंसेंसस हो। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं विद इन सिस्टम, पॉलिटिकल एक्टर्स हुए, इंटरेस्ट ग्रुप हुए, सिटीजन। तो कॉन्सेंशियल कॉन्सेंसस इज क्रूसियल फॉर द लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन। तो कॉन्सेंसस होने से क्या है कि सिस्टम बेहतर काम करता है, लेजिटिमेसी होती है, मतलब हाँ ये सिस्टम में सब एक इस मुद्दे पर एक है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया का ऐसा है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड वे में पॉलिटिकल सिस्टम हमारा काम करता है, सेट ऑफ लॉ प्रिंसिपल, उससे क्या है कि सब बने हुए हैं इस तरह से संविधान में कि वो जुडिशरी अपने तरीके से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। तो ये मिलकर एक तरह से इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। और ये इंटीग्रेशन का जो मैकेनिज्म है बहुत ही वाइटल है स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, खास करके इंडिया में। हम बार बार डेविड ईस्टन के अप्रोच में इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो अब हम इन्वायरमेंट को यहाँ पर आकर समझ रहे हैं। हमने जो चार मेन यूनिट समझ लिया, अब इन्वायरमेंट को समझेंगे। आखिर इन्वायरमेंट है क्या, पॉलिटिकल सिस्टम। तो environment of the political system comprise all elements outside the immediate system that can potentially influence it। हमने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, तो पॉलिटिकल सिस्टम की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद मतलब जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम के आउटसाइड जो भी है, जो इमीडिएट सिस्टम है, वो जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड बोथ द फिजिकल सराउंडिंग एंड द सोशियो पॉलिटिकल एलिमेंट। अब बाउंड्री क्या है,
तो दो पार्ट हो गए, एक फिजिकल सराउंडिंग और एक सोशियो पॉलिटिकल एलिमेंट that are external to the political system but have a significant impact on its function. पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जो है वो है इन्वायरमेंट। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इसका पॉलिटिकल सिस्टम पर। ये हम देखते हैं कि फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, तो इसके बारे में कहा गया है कि फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट दिस इंक्लूड्स द ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दैट कैन अफेक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी डिसीजन। मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस पर फिजिकल और ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है? नेचुरल रिसोर्स क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का इस बात से गहरा संबंध होगा कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में वो है वहां के नेचुरल रिसोर्स कैसे काम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स कितने आते हैं। अगर काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स से पीड़ित हो जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ जाएगा। उस तरह से प्रायोरिटी जो है मतलब नेचुरल डिजास्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को, सस्टेनेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, इसका असर पड़ता है। जैसे देश की सुरक्षा पर हम कहते हैं ना कि देश के भूगोल का बड़ा असर पड़ता है, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम पर भी ज्योग्राफी का, सराउंडिंग्स का, एनवायरनमेंट का, रिसोर्सेस का बहुत प्रभाव पड़ता है। अमेरिका शक्तिशाली सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बहुत डेवलप्ड है, डेवलप्ड इसलिए क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी उसी तरह से हैं और उसकी जो जियोग्राफी है वो भी बेहतर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब समाज, मतलब लोग। समाज में लोग, तो लोग का मतलब उस समाज के अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज। जहाँ लोग होंगे वहाँ लोगों के अपने नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, कल्चरल प्रैक्टिस होंगे, डेमोग्राफिक कंपोजिशन होगा ऑफ द पॉपुलेशन। तो चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड, पॉपुलेशन शिफ्ट एंड कल्चरल movement can significantly affect the political landscape, influencing policy formulation and the legitimacy of the political system। तो कोई political system जो लोगों के बीच काम कर रहा है, वहाँ के वैल्यू नॉर्म्स कैसे हैं, डेमोग्राफिक कंपोजिशन कैसा है, सोशल एटीट्यूड कैसा है, पॉपुलेशन शिफ्ट कैसा है, इन सब पर निर्भर करेगा। वो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी प्रभावित करेगा। इकोनॉमिक सराउंडिंग्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेबर नेबर की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है, पड़ोसी बहुत गरीब है कि पड़ोसी बहुत अमीर है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पूरे विश्व का इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसा है, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग पॉलिटिकल डिसीजन एंड पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक, तो पॉलिटिकल सिस्टम में तो डिसीजन लिए जाएंगे ना, पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी बनेगी, तो उस पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी बहुत असर पड़ता है, चाहे अपने देश का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे पूरे विश्व का हो। उस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल कितना एडवांस है, उसको कितना अडॉप्ट कर रहा है, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है नहीं बदल रहा है, इन सब का भी असर पड़ता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, विश्व में क्या स्थितियां बन रही हैं, किन देशों के साथ सहयोग है, किन देशों के साथ सहयोग बन रहा है, किन के साथ बिगड़ रहा है, फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है, ट्रीटीज का क्या है, ग्लोबल नॉर्म्स कैसे हैं, प्रेशर तो कहीं से नहीं पड़ रहे हैं, ये सब जो है ये सारा भी इन्वायरमेंट है जो पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, ये है। तो ये सब जो है इन्वायरमेंट हुए। तो ईस्टर्न मॉडल दीज इन्वायरमेंट फैक्टर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या करेगा कि इंटरेक्ट करेगा पॉलिटिकल सिस्टम से, तो उस पर प्रेशर भी डालेगा। इनपुट, जब भी प्रेशर या सपोर्ट या डिमांड, वो इनपुट के फॉर्म में जाएगा, डिमांड एंड सपोर्ट। तो वही इन्वायरमेंट जो है वहीं से डिमांड या सपोर्ट जाता है पब्लिक का। और ये हम यहाँ देखेंगे, इस पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बाउंड्री है, अब ये इन्वायरमेंट है, इनपुट, डिमांड और सपोर्ट के फॉर्म में गया इसके अंदर, गया इसके अंदर। अब इसने उस पे डिसीजन लिया या एक्शन लिया, ये आउटपुट बना। यही आउटपुट से फिर इनपुट कैसा जाएगा ये निर्धारित होता है। बाकी ये चारों तरफ हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कितने तरह का हो सकता है, कैसा हो सकता है, यहाँ पे समझा दिया गया। थ्योरी हैज बीन इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्या है कि डेविड ईस्टन को क्रिटिकली अगर
एनालाइज करना हो तो फिर उसकी बात है कि डेविड स्टर्न थ्योरी हैज बीन इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पार्टिकुलरली इन द कंसल्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। कहते हैं कि ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी, ईस्टर्न की थ्योरी इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को। The critics argue that this emphasis overlook the dynamics of changes and conflict within political, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने ओवर एम्फेसिस कर दिया स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे ज्यादा जोर दे दिया। और क्रिटिक कहते हैं कि दिस एम्फेसिस ने ओवरलुक किया, मतलब ध्यान नहीं दिया द डायनामिक्स ऑफ चेंजेज एंड कन्फ्लिक्ट विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर भी कितने चेंज होते हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। दिस थ्योरी टेंड्स टू एज्यूम दैट द प्राइमरी गोल ऑफ अ सिस्टम इज टू सस्टेन इटसेल्फ, मतलब कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो उसका प्राइमरी गोल होता है कि वो अपने आप को बनाए रखे। और क्रिटिक कहते हैं कि विच में नॉट ऑलवेज aligned with the realities of transformative political movement, revolution और systematic upheaval। ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम की सिर्फ स्टेबिलिटी और या अपने को बनाए रखे ऐसा हो, क्योंकि रियलिटी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, रिवॉल्यूशन होता है, सिस्टमेटिक अवेबल होता है, मतलब उतार चढ़ाव होते हैं। और फिर कहते हैं कि इसकी क्रिटिसाइज करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और वेग कॉन्सेप्ट है। सम स्कॉलर क्रिटिसाइज करते हैं स्टेन के यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज इनपुट एंड आउटपुट, मतलब ये जो इतना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा है, इनपुट है आउटपुट है, विच कैन समथिंग बी टू ब्रॉड और वोक टू बी डायरेक्टेड एप्लीकेबल और वेग इन एम्पिरिकल रिसर्च। तो इस तरह से इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। नेग्लेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स, ईस्टर्न मॉडल हैज बीन क्रिटिक फॉर नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द रोल ऑफ पावर कोअर्सन एंड इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी को, पावर को, कोअर्सन को, इस पर इनका ध्यान नहीं है। इस तरह से इन्होंने जो है एड्रेस नहीं किया है इसको। द थ्योरी टेंड टू ट्रीट ऑल डिमांड्स एंड सपोर्ट एज इफ दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल। ईस्टर्न को लगता है कि जो भी इस डिमांड में या जो भी इनपुट आ रहा है डिमांड के फॉर्म में या जो भी सपोर्ट आ रहा है सबको एक ही जैसा इन्फ्लुएंशियल कैसे मान सकते हैं, वहां पर इनइक्वालिटी भी तो है। कुछ पावर ज्यादा है किसी डिमांड के, कुछ पावर कम है किसी डिमांड के, कुछ सपोर्ट का पावर भी ज्यादा है, कुछ सपोर्ट के पावर कम है। एजेंशन ऑफ सिस्टम रैशनैलिटी, तो ये दो चार पॉइंट हैं जिसको कि आप एग्जाम में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच की मुख्य बातों को समझ लिया है। थोड़ा इसमें कुछ बातों को याद कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही हम इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद।